आंसर बी पार्ट से तो नहीं हाँ एक होते। मिनट एक मिनट, क्या क्या बोल रहे हो, वन बाय वन बोलिए बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में तो कंटिन्यूअस कर्व्स भी नहीं होते हैं ना। हाँ कॉन्टिन्यूस होते हैं, वो इनकरेक्ट थोड़ी है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। देखिए डिसकॉन्टिन्यूटी तब आएगी जब बीच में कोई चार्ज आ गया। मान लीजिए जैसे यहां से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चल रही हैं, तो जब तक बीच में कोई चार्ज नहीं है किसी स्पेस में, चाहे इनकी फील्ड लाइंस की शेप ऐसी हो, चाहे ऐसी हो, चाहे किसी भी तरह की होगी, तो ये कॉन्टिन्यूस कर्व्स ही तो रहेंगे, इनमें ब्रेक थोड़ी होंगी, सडन ब्रेक्स थोड़ी आएंगी। सडन ब्रेक तब आ सकती है जैसे मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक मैंने मेटेलिक कंडक्टर रख दिया, तो इस मेटेलिक कंडक्टर के रखने से क्या होगा, इसमें चार्जेस इंड्यूस होंगे, एक एंड पे नेगेटिव एक एंड पे पॉजिटिव। उससे क्या होगा कि फील्ड लाइंस यहाँ नेगेटिव चार्जेस में एंटर कर जाएंगी, और जितना नेगेटिव यहाँ इंड्यूस हुआ ठीक इतना ही पॉजिटिव यहाँ इंड्यूस हो गया, फिर यहाँ से रीअपियर होंगे, तब जाके डिसकॉन्टिन्यूटी आएगी। या फिर ऐसा हो इन पॉजिटिव फील्ड लाइंस के सामने कोई नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव चार्ज के अंदर फील्ड लाइंस एंटर कर गई, बस यहाँ पे आके टर्मिनेट होगी, तब जाके डिसकॉन्टिन्यूटी आएगी। अगर कोई चार्ज फ्री स्पेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलती रहेंगी, उनके बीच में कोई ब्रेक नहीं आएगी। तो ये ट्रू है स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, करेक्ट नहीं। पॉजिटिव चार्ज से ये चलती है, नेगेटिव पे एंड करते हैं, ये भी ट्रू है। चार्ज फ्री रीजन में ये कॉन्टिन्यूअस कर्व्स है विदाउट एनी ब्रेक, ये भी ट्रू है। और उसके बाद टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी ट्रू है। हाँ लास्ट वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन फॉर्म क्लोज लूप्स, ये प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। तो इसलिए दिस इज द ओनली ऑप्शन विच इज इनकरेक्ट। और आपको पूछा गया था कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए पार्ट डी। क्लियर हो गया? यस सर। चलिए अब मैं चलता हूं आपके डाउट्स पे। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर जो क्वेश्चन नंबर 6 था वही इनकरेक्ट वाला, हम्म सर उसमें जो पी पॉइंट था, सर उसका हम्म रीजन वही होगा ना जो आपने बताया था कि डिसअपियर और रीअपियर वाला। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि अगर हमसे कोई वैसे भी पूछे कि इलेक्ट्रिक, जैसे एनसीईआरटी में शायद ये क्वेश्चन है भी है मेरे ख्याल से, या एनसीईआरटी में या मेरी दूसरी शीट में था, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, दे आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। तो उसको आप इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, सिंस एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द पाथ फॉलोड बाय अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्री टू मूव इन द फील्ड रीजन। एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम फ्री छोड़ दें, जैसा पाथ वो फॉलो करता हुआ जाएगा वही पाथ क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। एंड इट्स नॉट पॉसिबल दैट दिस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज डिसअपियर एट सम पॉइंट एंड रीअपियर एट सम अदर पॉइंट। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, पॉजिटिव चार्ज चलते चलते यहां गायब हो गया और यहां गायब होने के बाद यहां अपियर हो गया, तो यहां गायब हो गया यहां अपियर हो गया, मतलब बीच में डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई, लाइन यहां पे आके खत्म हो गई, यहां से रीअपियर हो गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर टेस्ट चार्ज ट्रेवल करेगा तो वो कॉन्टिन्यूस पाथ के अलॉन्ग ही करेगा। बिल्कुल सही है बेटा, इसी तरह से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और कोई बेटा? मैं चलूं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यस। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस h इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, द डायरेक्शन ऑफ ई इज रिवर्स। तो इस क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में एक चीज याद रखिएगा, यहां इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये दोनों बहुत ही हल्के पार्टिकल है, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, इनका मास दोनों का ही नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करूं तो फिर प्रोटॉन बहुत हैवी है। एक प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली 1836 टाइम्स होगा एक इलेक्ट्रॉन के मास के। तो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में प्रोटॉन बहुत भारी है, बट डे टू डे लाइफ में जितने मासेस से हम डील करते हैं, अगर उसके साथ हम कंपेयर करें तो प्रोटॉन का मास भी कुछ नहीं है। इसका मास है चलिए छोड़िए ये, फिलहाल ये रेशो याद रखिए इसकी। एनीवे, अब आपसे एक आ गया, मास कम होने का मतलब ग्रेविटी का कोई असर नहीं है। अगर ये मूव कर रहे हैं या इन पे फोर्स लगानी है तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। यहां पर आपको कौन सी फोर्स लगानी पड़ेगी, यहां पर आपको एक ही फोर्स लगानी पड़ेगी, वो है इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करना पड़ेगा। सपोज यहां पर मैंने इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया ई। अब जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया तो यहां पर एक रखा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, इसको यहां ना रख के इलेक्ट्रॉन को मैं यहां रख रहा हूं। क्यों यहां रख रहा हूं, बिकॉज
नेगेटिव चार्ज पे फील्ड जब भी फोर्स लगाएगा तो वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगाता है। नेगेटिव चार्ज पे जब भी कोई फील्ड फोर्स लगाएगा तो ऑपोजिट टू फील्ड, तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो स्मॉल ही है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का भी स्मॉल ही है, प्रोटॉन का भी स्मॉल ही है, प्रोटॉन का प्लस ही है, इलेक्ट्रॉन का माइनस ही है। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स F एक्ट करेगी, न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू होगी Q इंटू ई, मतलब E इंटू ई। और वैसे ही अगली बार आपसे ये भी कहा गया कि अब आप फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें। अब आपने फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स किया और यहां पे इलेक्ट्रॉन की जगह पर आपने रखा एक प्रोटॉन प्लस ई जिसका चार्ज है। अब इस पर फोर्स कहां एक्ट करेगी, इस पे फोर्स एक्ट करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब फील्ड की डायरेक्शन वैसे रिवर्स कर दी तो ओवरऑल दोनों पे टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स एक्ट कर रही है और दोनों पे फोर्स न्यूमेरिकली बराबर है, E इंटू ई। फोर्स दोनों पे बराबर है बट एक्सेलरेशन बराबर नहीं है। एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन अगर मैं डिटरमिन करूं तो वो नीचे फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, और एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन प्रोटॉन कितनी होगी, फोर्स अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। फोर्स दोनों केसेस में बराबर है, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन ये हो गया एम ई, ये हो गया स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम पी। देखिए इलेक्ट्रॉन का मास कम है, जब डिनोमिनेटर कम है तो इलेक्ट्रॉन पे एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी, 1836 टाइम्स एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द प्रोटॉन। तो पक्की बात है इसको टाइम कम लगेगा सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। अब क्वेश्चन में कहा कि इन दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां से लेके यहां तक सपोज ये डिस्टेंस है h, तो इसने भी कितना ट्रेवल किया h। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस अगर आप यूज करें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो देखिए बेटा दोनों पार्टिकल्स में इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी, तो फर्स्ट टर्म जीरो होगी। तो यहां से अगर मैं टाइम की वैल्यू डिटरमिन करूं और s की वैल्यू दोनों के लिए क्या है h, तो टाइम की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, √2h अपॉन एक्सेलरेशन। अब जिसमें एक्सेलरेशन ज्यादा है वहां टाइम कम लगेगा, जिसमें एक्सेलरेशन कम है वहां पे टाइम ज्यादा लगेगा। तो पक्की बात है प्रोटॉन को ज्यादा टाइम लगेगा और इलेक्ट्रॉन को कम टाइम लगेगा, ठीक है। एनीवे अब आपसे अगर ये पूछा जाता है कि दोनों के टाइम की रेशो, द रेशो ऑफ टाइम ऑफ फॉल, चूंकि यहाँ फॉल कहा गया तो मैंने थोड़ा सा यहाँ डायग्राम में क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल बना दिया है। फॉल की बात आ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वर्टिकल रखना है, ऊपर से नीचे दोनों को फॉल करना है। एनीवे उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको तब भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपके सामने अभी दिखा रहा हूं। सो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम टेकन बाय प्रोटॉन शुड बी इक्वल टू √2h अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन √2h अपॉन एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय प्रोटॉन। √2h तो कैंसल आउट हो गए, तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट रूट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें वैल्यूज पुट करो, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज मैंने ऑलरेडी आपके सामने लिखी हैं। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन है ई अपॉन एम पी और एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन है ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कैंसल आउट हो गया, तो एम ई फिर ऊपर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली टाइम टेकन की जो रेशो है वो आएगी रूट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। इसको करने के लिए आपके पास शॉर्टकट भी था, मतलब ये तो मैंने पूरा डिटेल में एक एक चीज आपको बता दी। शॉर्टकट में आप कैसे कर सकते थे, आप इसमें सबसे पहले एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ई अपॉन एम। सिंस ई स्मॉल ई एंड कैपिटल ई आर कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब दोनों के लिए सेम है, इलेक्ट्रॉन के लिए भी चार्ज सेम है, फील्ड सेम है, प्रोटॉन के लिए भी चार्ज सेम है, फील्ड सेम है। तो आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। एक ये आ गया। दूसरा, इस रिलेशन को उठाइए, इस रिलेशन में h सेम है दोनों के लिए, h कांस्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ ए। तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ ए है, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एम है। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो मैं कह सकता हूं टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एम। तो जब टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एम है तो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम टेकन बाय प्रोटॉन क्या होना चाहिए, रूट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन।
क्लियर? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है two point charges q1 and q2 of magnitude plus 10 to the power minus 8 and minus 10 to the power minus 8 coulomb are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric field at a point P which is 0.1 meter away from both the charges. तो पहले तो ये सिस्टम डायपोल है क्योंकि दोनों चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। Q1 प्लस 10 टू द पावर -8 है और Q2 जो है वो -10 टू द पावर -8 है। तो देखिए बेटा यहाँ पे दो चार्जेस मैंने रखे, एक चार्ज मैं रख रहा हूं पॉइंट ए पे। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया हमें दो पॉइंट चार्जेस दिए हैं। सपोज एक पॉइंट चार्ज को रखा मैंने लोकेशन ए पे, पॉइंट ए पे, दूसरे पॉइंट चार्ज को मैंने रखा पॉइंट बी पे। पॉइंट ए पे जो चार्ज है उसको नाम दिया गया है Q1 एंड व्हाट इज दैट, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो है 10 टू द पावर -8 कूलम। और पॉइंट बी पे जो चार्ज रखा गया है Q2 उसका मैग्नीट्यूड है -10 टू द पावर -8 कूलम। दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, मतलब आप चाहें तो Q1 को +Q और Q2 को -Q लिख सकते हैं टू स्टार्ट विद, क्योंकि जितने ज्यादा वेरिएबल्स होंगे उतना अच्छा है। वैल्यूज लास्ट स्टेप में पुट करनी चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज, एरर के चांसेस सबसे कम रहते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज 0.1 मीटर। अब हमें फील्ड डिटरमिन करना है इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का, कहां पर, एक ऐसे पॉइंट P पे जिसका डिस्टेंस दोनों चार्जेस से बराबर है और कितना है 0.1 मीटर, जिसका डिस्टेंस दोनों चार्जेस से बराबर है और वो कितना है, दैट इज 0.1 मीटर। So let's imagine a point which is equidistant from both the points. तो ये आ गया वो पॉइंट। इस पॉइंट P पे हमें डिटरमिन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब ये डिस्टेंस भी 0.1 है और ये डिस्टेंस भी 0.1 मीटर है। अगर ये पॉइंट P इक्विडिस्टेंट है दोनों चार्जेस से तो कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, तो क्या ये इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करेगा ये पॉइंट? ये एक डायपोल बन रहा है, अगर ये डायपोल है तो इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, पी वेक्टर। तो ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन हुई। अगर ये इक्वेटोरियल लाइन है तो इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड की डायरेक्शन हम ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज एंटी पैरेलल टू पी वेक्टर। तो इसका मतलब यहां पर ई इक्वेटोरियल की डायरेक्शन ये आनी चाहिए। अब ई इक्वेटोरियल के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले थे। जो बेसिक फॉर्मूला था वो ये था KP/r² + a² होल टू द पावर 3/2। डायरेक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूं, एंटी पैरेलल टू पी, बट न्यूमेरिकल वैल्यू ये थी। दूसरा फॉर्मूला था जब r बहुत लार्ज होता है एज कंपेयर टू a, तो यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है KP/r³ में। वहां पर r क्या था, r था इस पॉइंट P का डिस्टेंस सेंटर ऑफ डायपोल से, यहां से इस पॉइंट O से। तो इस केस में देखिए क्या r a से बहुत लार्जर है, a क्या है, ये वाला डिस्टेंस बेटा a है, यह है 0.05 मीटर और ये भी 0.05 मीटर, हाफ लेंथ ऑफ डिस्टेंस a। ये दोनों डिस्टेंसेस a हैं। r हो गया ये,
आर की वैल्यू डायरेक्टली तो आपको नहीं पता, बट चलिए पाइथागोरस थ्योरम से आप डिटरमिन कर सकते हैं आर की वैल्यू। तो अब यहां पे देखिए, क्या आर ए से बहुत लार्ज है? ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? व्हेन आर इज मच लार्जर एज कंपेयर टू ए, बट इन दिस केस आर इज नॉट मच लार्जर, तो आपको डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो जब ये फॉर्मूला यूज करना है, तो अब आप देखिए इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमारे पास के की वैल्यू है। क्या हमारे पास डायपोल मोमेंट की वैल्यू है? डायरेक्टली तो नहीं है, बट हम डिटरमिन कर सकते हैं, बिकॉज हम जानते हैं डायपोल मोमेंट इज आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। दोनों चार्जेस 10 टू द पावर -8 है, और सेपरेशन दोनों चार्जेस के 1 मीटर, मतलब दैट इज 10 टू द पावर -1। तो इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो डायपोल मोमेंट आ गई 10 टू द पावर -9 कूलम मीटर। तो P की वैल्यू आपके पास है, K की वैल्यू आपके पास है। रही बात R की, A भी है, दैट इज 0.05 मीटर। रही बात R की, तो R तो आप पाइथागोरस थ्योरम से डिटरमिन कर सकते हैं कि नहीं, सोचिए जरा। R कैन बी डिटरमिन्ड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इस राइट ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो आपको R की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। एक ऑप्शन ये था बेटा, इसमें ही था। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल बेसिक जो है, तो उसमें हम कैसे करेंगे? देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज, और इनफैक्ट ये फॉर्मूला डिराइव भी हमने वैसे ही किया था। हमें एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, KQ/R², और उसकी डायरेक्शन के बारे में भी आइडिया है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो अवे, फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगी। अगर चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगी। तो उसी के बेसिस पे पॉइंट ए पे रखा हुआ चार्ज पॉजिटिव है, तो इसका फील्ड, इसको मैं नाम दे देता हूं EA। तो EA की डायरेक्शन बेटा जी ये होगी, EA वेक्टर, इस चार्ज का जो फील्ड है। फिर इस चार्ज का जो फील्ड है 10 टू द पावर -8 का, उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स पॉइंट B। इस फील्ड को मैं नाम दे देता हूं EB, EA, EB वेक्टर, ठीक है। अब आप देखिए बेटा, ये जो मैंने EA और EB यहां डायग्राम में शो किए, अब ये फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं मैं, अब मैं बेसिक लेवल पे आ रहा हूं, ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी। तो देखिए EA और EB जो हैं वो दोनों न्यूमेरिकली सेम होने चाहिए। दोनों किसके इक्वल होंगे? KQ/0.1 का स्क्वायर होगा कि नहीं? देखो ये चार्ज भी Q है, डिस्टेंस 0.1 मीटर, ये चार्ज भी Q है, नो डाउट नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन अलग होगी। डायरेक्शन हम पहले से कंसिडर कर चुके हैं। तो ये भी KQ/0.1 स्क्वायर। तो ये दोनों चार्जेस न्यूमेरिकली इक्वल है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप चाहे तो वैल्यूज पुट कर सकते हैं। K की वैल्यू 9 × 10 टू द पावर 9, Q की वैल्यू 10 टू द पावर -8, 0.1 दैट इज 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2। इसको इससे कैंसल आउट करो तो यहां आ जाना चाहिए 10 टू द पावर -6। तो अब आप देखिए आपके पास EA और EB दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यूज आ चुके हैं, दैट इज 9 × 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। तो दोनों के इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गए। अब हमारा टारगेट क्या है? अब हमारा टारगेट है इन दोनों का वेक्टर सम करना। तो बेटा इसको मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, ये इक्वेटोरियल के फॉर्मूले को, डायग्राम को थोड़ा सा, ये क्योंकि यहाँ पे मैं वेक्टर सम शो करूंगा इन दोनों को। फाइनली वैल्यू सेम आएगी बेटा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। एनीवे, और एक और चीज है कि ये नहीं कोशिश करने की सर ठीक है एक तरीका समझ आ गया फॉर्मूला, हम दूसरे पे ध्यान नहीं देंगे। जितने अलग अलग तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उतना बढ़िया तरीके से कंसेप्ट आपके दिमाग में ग्रो करेगा। तो लेट अस से दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, EP वेक्टर। तो EP वेक्टर EA वेक्टर और EB वेक्टर का रिजल्टेंट है। अब EA और EB दोनों के बीच में एंगल कितना है ये देखिए। क्या ये एंगल 120 डिग्री है? कैसे पता चला? देखो इस ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स बराबर है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये एंगल और ये एंगल तीनों 60 होंगे। जब ये 60 है तो पक्की बात है ये एंगल 120 डिग्री होगा। अब आपने पहले ही ऑलरेडी यहां पे प्रूव कर दिया कि EA और EB दोनों न्यूमेरिकली बराबर है। न्यूमेरिकली बराबर मैं दोनों को नाम दे देता हूं X। तो EP की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? ये होगा √A², EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस ट्वाइस EA EB cos 120 डिग्री। और मैं ऑलरेडी आप लोगों से कह चुका हूं जब भी दो वेक्टर्स न्यूमेरिकली इक्वल हो, उन दोनों के बीच में एंगल 120 हो, तो उनका रिजल्टेंट भी न्यूमेरिकली उनके इक्वल ही होता है।
तो यहाँ पर करके देखिए, ई ए एक्स है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर और कॉस 120 डिग्री है -1/2। अभी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज जस्ट एक्स। तो दिस implies that electric field intensity at point P is equal to x, which is 9 into 10 to the power 3 Newton per coulomb. So that is part D. I hope this is clear now. Clear हुआ बेटा? Yes, sir. सबको अच्छे से क्लियर हुआ ना? कोई डाउट है तो पूछ लो फिर से। नो सर। तो दोनों में से कौन सा इजी लगा? डायरेक्ट फॉर्मूला इजी लगा या ये जो मैंने लास्ट में अभी बाद में करके दिखाया ये इजी लगा? अरे बताइए। एमसीक्यूज के लिए सेकंड वाले ठीक है। एक्चुअली ये भी इजी हो गया हमारे लिए। ये किस लिए इजी हो गया? यहाँ जो एंगल 120 था ना, उसने ये काम आसान कर दिया है। और चूंकि अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, और मैंने पहले ही आपको बताया कि जब भी दो वेक्टर्स न्यूमेरिकली इक्वल हो, जैसे यहाँ पे दिखाया हमने, ई ए और ई बी दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है और इन दोनों के बीच में एंगल 120, तो याद रखिएगा कभी भी दो वेक्टर न्यूमेरिकली इक्वल हो, उनके बीच में एंगल 120 हो, तो पक्की बात है उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उन दोनों के इक्वल ही होता है। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड 9 × 10⁻³ था, तो इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी वही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 से पहले किसी का कोई डाउट? हाँ जी बेटा, नेक्स्ट बोलिए, कोई डाउट? हाँ जी, कोई डाउट नहीं? सभी लोग हैं ना यहाँ पे? यस सर। हाँ, तो चलिए, आपने बोला था क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड देन 17, सो आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 तो एक सिंपलर क्वेश्चन है बिल्कुल। ये आंसर में प्रॉब्लम आई होगी आपको। चलिए, द इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज दिस 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स। तो बेटा बिल्कुल बेसिक आप कूलम लॉ यूज करेंगे। फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इनके बीच की अगर आपको सेपरेशन चाहिए, Q1 पता आपको, Q2 पता है, के की वैल्यू पहले से पता और फोर्स पता है, तो आर की वैल्यू चाहिए। तो देखिए बेटा, आर स्क्वायर क्या होना चाहिए? के Q1 Q2 अपॉन एफ। तो आर की वैल्यू क्या होगी? दैट वुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के Q1 Q2 अपॉन एफ। जरा वैल्यूज पुट करके देखते हैं। ये हो गया बेटा 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2। Q1 is 0.4 माइक्रोकूलम, तो 0.4 × 10⁻⁻6 इंटू Q2 दैट इज -0.8। तो न्यूमेरिकल वैल्यू लीजिए, नेगेटिव साइन को छोड़ दो, इंटू 10⁻⁻6 ये आ गया, डिवाइडेड बाय फोर्स। दैट फोर्स इज 0.2 न्यूटन। सो ये वैल्यूज अगर हम पुट करें तो 0.2 into 4, 0.2 into 4 is this, right? Okay, तो बेटा एक काम और करें, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें यहाँ पे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ये आ गया 9, ठीक है, और ये वाला आ गया 4, 9 into 4। अब ये क्या है? 0.4 है ना, इसको भी मैं 4 लिख रहा हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 10⁻⁻1। 0.4 can be written as 4 × 10⁻⁻1, 4 × 10⁻⁻1 है, ठीक है।
तो ये था 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6। तो अच्छा एक काम करो, ये 10 टू द पावर -6 का स्क्वायर मैं अलग से लिख लेता हूँ। 10 टू द पावर -6 दो बार आ रहा है ना, इसका स्क्वायर आ गया। और रही बात, ये था 10 टू द पावर 9, तो ये 10 टू द पावर -1, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 8। तो अब आप देखिए इसका रूट डिटरमिन करना बिल्कुल इजी है। 9 का रूट है 3, 4 इंटू 4 का रूट 4, 10 टू द पावर 8 का रूट 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर -6 स्क्वायर का रूट 10 टू द पावर -6। इनको सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। 3 इंटू 4 इज 12 इंटू 10 टू द पावर -2, सो इट इज 12 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो ये आर की वैल्यू आ रही है, अगर सेंटीमीटर में लिखना होगा तो 12 सेंटीमीटर, विच इज गिवन हेयर पार्ट नंबर डी में। सो दिस इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? यस सर, सर कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई थी। अच्छा देखो यहाँ पे बेटा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कैलकुलेशन जब भी करते हैं, अक्सर मैंने देखा बच्चे क्या करते हो, पहले स्टेप में फटाफट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा एक चीज कहूंगा कि आप जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन था वो लास्ट स्टेप में करने की कोशिश करें। पहले वैल्यूज पुट करते जाओ। देखो पहले मैंने आर का फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, फिर मैंने सबकी वैल्यूज इकट्ठे लिखी। अब वैल्यूज इकट्ठे लिखते ही मुझे दिख रहा है कि रूट चाहिए, तो कुछ जैसे 10 टू द पावर -6 दो बार आ चुका था, 9 आ चुका था, ये परफेक्ट स्क्वायर है। फिर यहाँ 0.8 था, डिवाइड बाय 0.2 किया तो यहाँ 4 आ गया। इसको भी 4 बनाया, मतलब समझ लो यहाँ से एक 0 मैं इधर ले आया तो ये भी 4 बन गया, तो अपने आप परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। हाँ, एनी अदर डाउट बेटा? So question 25. number 21. 21 number 20. ओके ओके। बेटा इन क्वेश्चन नंबर 21 you are given two identical copper spheres A and B have charges Q each। बेटा अगर कहीं ये मतलब क्लास खत्म हो जाए, मीटिंग ऑफ हो जाए तो दोबारा रिज्वाइन कर लेना। There are two metal spheres A and B। A और B दो मेटल स्फेयर्स हैं, दोनों के ऊपर सेम चार्ज है Q एंड Q। अब एक तीसरा मेटल स्फेयर हम लाए जिसका साइज इसी के बराबर है, ये C। ये अनचार्ज्ड है, इसको पहले कांटेक्ट में लाया स्फेयर A के, जो स्फेयर A के कांटेक्ट में लाया तो यहां से कुछ चार्ज ट्रांसफर होकर इधर आ गया। अब दोनों स्फेयर्स के पास चार्ज कितना हो गया, Q/2 एंड Q/2। ये याद रखना, अगर साइजेस बराबर है तो ये दोनों अपना चार्ज आधा आधा बांट लेंगे। फिर चाहे वो चार्ज अकेले A के पास था, अकेले C के पास था, या दोनों के पास है, टोटल चार्ज जो भी है वो आधा आधा बांटेंगे। फिलहाल तो सिर्फ A के पास चार्ज था, C के पास चार्ज ही नहीं था। A के पास चार्ज था Q, जब C को कांटेक्ट में लाए तो दोनों ने आधा आधा चार्ज बांट लिया, Q/2। अब क्या कहा गया क्वेश्चन में, दिस स्फीयर इज देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद स्फीयर B। अब इस C को यहां से उठाया जिसके पास चार्ज है Q/2, इस C को उठा के अब मैंने B के कांटेक्ट में लाया, C को यहां ले आया। अब C के पास कितना चार्ज था, Q/2। दोनों चार्जेस को ऐड करो, टोटल चार्ज है Q + Q/2, फिर इसको आधा आधा बांट दो दो हिस्सों में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3Q/4 ईच, 3Q/4 ईच। तो अब की बार क्या होगा, जब आप C को सेपरेट करके अलग ले जाएंगे तो अब B पे भी और C पे भी दोनों पे चार्ज कितना हो चुका होगा, 3Q/4। जो टोटल चार्ज था बस उसको आधा आधा बांटना है, और C के पास भी कितना चार्ज है, 3Q/4। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. इसमें यह भी चीज याद रखना, अगर दोनों के साइज बराबर ना हो, मान लीजिए ये अगले चैप्टर में कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, उसके लॉजिक फॉर्म बेसिक्स भी आपको क्लियर हो जाएंगे, बट फिलहाल डायरेक्टली याद रखो। मान लीजिए एक स्फीयर है, उसका रेडियस है R1, एक दूसरा स्फीयर है, उसका रेडियस है R2। अब दोनों के पास जो भी टोटल चार्ज है, चाहे एक के पास है चाहे दोनों के पास है, टोटल जो है, टोटल जब आप इनको टच करेंगे और टच करने के बाद सेपरेट करेंगे तो दोनों के पास जो चार्जेस आए होंगे ना, Q1 और Q2, अब बराबर नहीं होंगे, क्योंकि अब साइज बराबर नहीं है ना। तो बड़े वाले के पास ज्यादा चार्ज होगा, छोटे वाले के पास कम चार्ज होगा। तो Q1 Q2 की रेशियो वही होगी जो इनके रेडियई की रेशियो है, दैट इज इक्वल टू R1/R2।
तो मान लो इनके रेडियाई की रेशियो सपोज 1:2, तो अब Q1 जो चार्ज है वो कितना होगा 1:2, दैट इज 1 पार्ट आउट ऑफ टोटल, 1 और 2 को ऐड करोगे 3 आउट ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ टोटल चार्ज Q टोटल। और रही बात Q2 की, अगर मैं बात करूं तो Q2 के पास कितना होना चाहिए, दैट इज 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 पार्ट्स, क्योंकि 2 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 3 पार्ट्स ऑफ Q टोटल। ये चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये समझ आया बेटा कंसेप्ट? यस सर। नेक्स्ट बताइए बेटा। सर 22 क्वेश्चन नंबर 22। हाँ ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन भी बेटा, ये सारे क्वेश्चन आपने नोट किया होगा, अगर तो ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है सारे। अच्छा, एन oil drop of n excess electron is held stationary in Millikan's oil drop experiment। ये एक ऑयल ड्रॉप है जिसका रेडियस है r, ऑयल की डेंसिटी है रो, ये स्टेशनरी है, स्टेशनरी, हेल्ड स्टेशनरी। कोई भी बॉडी स्टेशनरी तब होती है जब उस पे नेट फोर्स 0 हो। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है, बॉडी स्टेशनरी होने का मतलब पक्की बात है उस पे नेट फोर्स क्या है, 0। तो यहाँ पे जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन सबका वेक्टर सम 0 होना चाहिए। फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रही हैं बेटा, एक तो एक्ट कर रहा है वेट इसका, और अगर दूसरा कोई फोर्स होगी, चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पक्की बात है वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, तीसरी कोई फोर्स तो हो नहीं सकती। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और वेट दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q × E। अब Q कितना है